हेलो सर। हाय अस्मिता। हाय सर, कोरोना वायरस को लेके आज हम पूरे दिन पूरी रात इस बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है इसके बारे में। भारत में पूरी व्यवस्थाएं खराब हुई जा रही है, अर्थव्यवस्था सब। मैं ये जानना चाहूँगी कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तो आज क्या वापस से वो क्षमता है भारत में कि वो विश्व गुरु बन सकता है? ग्रेट। कहा जाता था। हाँ, कहा जाता था। कहा क्यों नहीं जाता? अब क्यों नहीं कहा जाता? हाँ। हर था का मतलब होता है एक पछतावा। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं अमीर था, इसका मतलब अब नहीं हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखता था, इसका मतलब अब नहीं दिखता हूँ। तो कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं। अगर आप उन कड़वे सच को सुनने के लिए तैयार हैं कि भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, अब हम क्यों नहीं हैं, या हम में वापस विश्वगुरु बनने की क्षमता है या नहीं, तब इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर मुश्किल होगा इस सवाल का जवाब नहीं देना। सर, सच सुनने के लिए तैयार हैं, और बल्कि इस चीज़ के लिए बढ़ावा भी देना चाहेंगे और सबको प्रोत्साहित भी करना चाहेंगे कि इस भारत को वापस से एक विश्व गुरु बनाया जाए। एक्सीलेंट। पहली बात, अगर क्षमताओं की करें तो आई टोटली अग्री। इसमें मुझे 0% भी डाउट नहीं है कि भारत में विश्वगुरु बनने की क्षमता नहीं है। पूरी तरह भारत में विश्वगुरु बनने की क्षमता है। विश्वगुरु मतलब बनने का मतलब होता है कि पूरी दुनिया को हम सिखाएं, पूरी दुनिया हमसे इंस्पायर हो, पूरी दुनिया को हम लोग चीज़ें सिखाएं। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि भारत में विश्वगुरु बनने की क्षमता है, तो भारत में जो टैलेंट है, मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया पर, ऐसी ऐसी जुगाड़ वाली चीज़ें जिसको भारतीय जुगाड़ कहते हैं, अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए। अभी जैसे देखा जाए कि लॉकडाउन की तरफ भी अभी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं जो वो कभी सोच नहीं सकते। Excellent. तो वो भी एक विकास ही है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनोवेशन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब इसको बस कह दिया गया जुगाड़, बाहर इसको कह दिया गया इंजीनियरिंग। इसी जुगाड़ को अगर सही दिशा मिल जाए, सही तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, तो शायद हम विश्वगुरु बन पाए। पॉइंट नंबर 1। जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, हम बड़े गर्व से कहते हैं सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, अल्फाबेट सीईओ, इनफैक्ट हम बड़े गर्व से कहते हैं सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ। हम बड़े गर्व से कहते हैं राजीव सूरी, नोकिया सीईओ। हम बड़े गर्व से कहते हैं इंदिरा नुई, पेप्सिको सीईओ। और इस तरीके से और बड़े बड़े नाम, बंगा जी हैं अपने, अरविंद जी हैं, नारायण साहब हैं। ये बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं उनमें सीईओ की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो हम अपने टैलेंट को रिटेन क्यों नहीं कर पाए? जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज को, अमेरिका को और दूसरे देशों की कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये जो हमारे देश का टैलेंट था ये भारत में रुककर सर्व क्यों नहीं कर पाया? तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो हम इन्हें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, जिसकी वजह से ये टैलेंट बाहर जा रहा है। तो पहला जो स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हम अपने टैलेंट को अपनी कंट्री में रिटेन करें, हमारा टैलेंट बाहर फिल्टर होकर ना जाए। बिल्कुल। जैसे हर कंपनीज में आप देखते होंगे एम्प्लॉयज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। कुछ बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ लोअर कैटेगरी होते हैं। तो हर कंपनी की प्रायोरिटी होती है कि उनका टैलेंट कभी भी कंपनी को ना छोड़कर जाए। वो पूरी कोशिश करते हैं टैलेंट को रिटेन करने की। हमारे साथ उल्टा हो जाता है, हमारा टैलेंट हमें छोड़कर चला जाता है। तो गवर्नमेंट को और जो लोग इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं उनको प्राइमरी इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि ये टैलेंट हम रिटेन क्यों नहीं कर पाते, ये ड्रेन क्यों हो जाता है। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो आगे लेकर जा पाते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। वैसे तो ये क्षमता हर किसी में होती है, लेकिन कुछ लोग पहचान कर आगे जा पाते हैं। लेकिन जो क्षमता वाले लोग अगर बाहर के देशों के लिए काम करेंगे तो फिर हम क्या खाग विश्वगुरु बनेंगे? बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो बाहर जाकर दूसरे देशों के लिए सर्व करते हैं, माना वहाँ आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, आपके पैकेजेस बहुत हाई होंगे, सब कुछ होगा,
लेकिन इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। ये वो मातृभूमि है जिस मिट्टी से आपने जन्म लिया है। तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ त्याग आपको करने पड़ेंगे, लेकिन वापस आओ और अपने देश के लिए सर्व करो, अपने नेशन को सर्व करो। दूसरा पॉइंट, मुझे कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पैथेटिक है। वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे देश में हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, बनना तो नौकर सिखाया जा रहा है। बचपन से एक बच्चे को यह सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगेगी। स्कूल में टीचर्स ये कहते हैं अच्छे से पढ़ लो फिर अच्छी नौकरी लगेगी। अरे क्यों नौकरी? वाई नॉट टू टेल देम कि तुम्हें नौकर नहीं मालिक बनना है। नौकरी करने वाले माइंडसेट का व्यक्ति कभी विश्वगुरु बना सकता है क्या देश को? बिल्कुल नहीं। लेकिन पूरे देश का माइंडसेट बना दिया नौकर बनने का। इसके लिए कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, जब तक इस देश का युवा सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करेगा, तब तक इस देश में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। बिल्कुल। तो बस नौकर पैदा कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो गई है अभी? प्रॉब्लम हो गई है अनस्किल्ड क्वालिफाइड लोग, अनस्किल्ड क्वालिफाइड लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, जिनके पास डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उन डिग्रियों के अकॉर्डिंग उन्हें काम नहीं आता। काम मिल नहीं रहा, काम आता नहीं है। मैं फिर रिपीट, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, काम मिलना इश्यू नहीं है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, माना एक पॉइंट लेवल तक वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो डिजायर्ड लोग हैं वो भी नहीं है। मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए इंटरव्यू लेता हूं और बहुत सारे हमारे खुद के बिजनेस सेटअप में, व्हेन वी लुक फॉर द पीपल, पैकेज तो चाहिए लेकिन काम तो आए उस तरह का। आज की पूरी दुनिया में पैकेज इज नॉट अ इश्यू। जितने हाई पैकेज आज के टाइम में मिल रहे हैं, शायद इतने बड़े बड़े पैकेजेस आपने कभी भी नहीं सुने थे। अभी मैंने नाम लिया सुंदर पिच्चई साहब का, आप सुन के हिल जाएंगे शायद, कि अगर आपको पता नहीं है कि उनकी पर डे सैलरी कितना है। एक बार आप बताना चाहेंगे? ऑलमोस्ट हिज पर डे सैलरी 6 करोड़ रुपीस पर डे सैलरी। तो कुछ होगा उस व्यक्ति में जिसके लिए गूगल उसे इतना पैसा दे रही है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट एज अ सैलरी, 6 करोड़ रुपीस अ डे। हमारे विश्वगुरु बनने के लिए चाहिए इनोवेटिव लोग। हमारी एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन नाम की चीज बिल्कुल जीरो है। इनोवेशन करने के लिए हमें फेल होना सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप हारेंगे नहीं, और आपको एक अंदर के एक मोटिवेशन को हमेशा एक जागृत रखना पड़ेगा। Exactly. वी हैव टू मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, एंड वन डे विल अचीव दैट टारगेट। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये चीज मिसिंग है। आज एज अ पेरेंट भी आपका बच्चा फेल हो जाए तो आपको लगता है पता नहीं क्या बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि, और हमने उनको भी इसी रेस में दौड़ा दिया है कि फेल होना बड़ी खराब चीज है। बट इट्स नॉट दैट। अगर विश्वगुरु बनना है तो इनोवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी को प्रमोट करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलना होगा। ये बुक्स पढ़ने वाला, और बुक्स में पढ़ाया क्या जा रहा है? हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उस सन में ये हुआ था, माना ठीक है हिस्ट्री पढ़ाई जाए, मॉरल वैल्यूज पढ़ाई जाए, लेकिन उस सन को याद रखकर एग्जाम में लिख कर आने से क्या मतलब, क्या होने वाला है? सर मैं एक चीज़ चाहूँगी कि आप इस पे भी एक लाइट डालें कि हम अपने इनोवेशंस जो आप स्किल्स बता रहे हैं, और किस वे में उनको प्रमोट किया जाए, जो अनस्किल्ड लोग हैं उन तक ये बात पहुँची जाए। ग्रेट। देखिए, स्किल्ड का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो पॉवर्टी को खत्म कर सकती है। चैरिटी ऑलवेज इंक्रीज द पॉवर्टी, एजुकेशन इज द ओनली वे विच कैन क्लोज और विच कैन डिमिनिश दैट पॉवर्टी। एजुकेशन का मतलब है अगर आप किसान हैं तो आपको किसान करने का, अपना खेती का काम बहुत अच्छे से आए। अगर आप एक कार मैकेनिक हैं तो आपको कार को रिपेयर करना बहुत अच्छे से आए। अगर आप एक टेलर हैं तो आपकी टेलरिंग में मास्टरी हो। दैट्स एजुकेशन। एजुकेशन डजंट मीन होल्डिंग अ बिग डिग्री।
लेकिन अभी एजुकेशन का मतलब हो गया होल्डिंग अ डिग्री, या चाहे कुछ आए या ना आए, ना आए, मार्क्स अच्छे आने हाँ चाहिए। मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बट दैट्स नॉट गोइंग टू मेक अस इनोवेटिव। मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से दूंगा, बाकी अगर इसमें डिटेल में जाना, हमारा पूरा एक सेशन सीरीज ऑफ वीडियो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस पे बोला है। अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी देखने जाते हैं तो क्या उससे पहले आप चेक करते हैं कि उसके 10th में कितने स्कोर थे, 12th में नहीं, कितने नहीं। स्कोर थे? नेवर। बिल्कुल नहीं। बस एक छोटा सा भी You- हीरो एक छोटा सा रोल करके भी हिट हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट हिट, इट्स अबाउट हाउ गुड ही इज इन एक्टिंग। इट्स गुड इन एक्टिंग। उसकी एजुकेशन का मतलब है कि वो एक्टिंग करने में कितना मास्टर है। तो बस ये एजुकेशन के मीनिंग है कि जिस फील्ड में आप हो उसमें आप कितना एक्सेल कर रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, सुन पाओगे? शायद तुम सुन लो, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं सुन पाएंगे। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो धर्म गुरुओं को आपस में लड़ना और लड़ाना बंद करना होगा। जब तक ये धर्म गुरु आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ाते रहेंगे, तब तक विश्व गुरु तो छोड़ो, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और खुद भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, जिस घर में आपस में लड़ाई रहती हो वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। जिस घर में आपस में कलेश रहता हो वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक हम ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आएंगे, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, धर्म गुरुओं का काम था कि आपस में जोड़ना, लेकिन शायद कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करने में, लोगों को आपस में दूर करने में और लोगों को आपस में लड़ाने में सबसे बड़ा रोल इनका हो गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, धर्मगुरु राजनीति की तरफ आने लगे हैं। आने क्या लगे हैं? धर्मगुरु राजनीति में आ गए हैं। इट्स पैथेटिक। धर्मगुरु बने क्यों थे? उस ऑब्जेक्टिव को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपने सन्यास फिर लिया ही क्यों था? सन्यास और राज दो अलग अलग लाइन्स हैं। या तो सन्यास में रहना है, सन्यास में रहो। राज करना है, राज में रहो। धर्म गुरुओं का कार्य था कि राजा को सही सलाह दें, लेकिन अगर एक धर्मगुरु किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, बिल्कुल, तो फिर वो पार्टी के अकॉर्डिंग चलता है, वो राजा को कभी सही सलाह नहीं दे सकता। क्योंकि धर्मगुरु भी पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़ गए हैं। जब ये पॉलिटिक्स से मुझे याद आया कि मैं पूछना चाहूँगी आपका कि आपका पॉलिटिकल लीडर, आप किसको ज़्यादा मानते हैं, या आपको कौन अच्छा लगता है जिससे आप प्रेरित होते हैं? ग्रेट। 2-3 चीज समझेंगे हम इससे पहले। यहाँ लीडर और पॉलिटिकल लीडर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसमें बहुत अंतर होता है। पॉलिटिकल लीडर्स के अपने बहुत अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत लेवल पर इंप्रूव करना होगा हमें, क्योंकि सबसे बड़ी गंदगी वहीं जाकर फंस गई है। मतलब वहां सही और गलत का मतलब ही नहीं है। वहां अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप सही काम का भी विरोध करते हैं। अगर आप रूलिंग पार्टी हैं तो आप अपने गलत चीजों को भी सही प्रूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीजें यहां समझें कि किस तरीके से इस सिस्टम में इंप्रूव किया जा सकता है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदती है और उस प्रोडक्ट में जो उसमें फीचर बताए गए थे, जो उसमें चीजें बताई गई थी कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा, अगर वो वैसे वैसे परफॉर्म नहीं करता है तो आपके पास कंज्यूमर कोर्ट है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। यस और नो? लेकिन जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इलेक्शन के टाइम पर जो ये सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, जब ये अपने वादे पूरे नहीं करते तो इनके ऊपर कौन सा केस हो सकता है? पहला सिस्टम ये आना चाहिए कि जो अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, ये जो चुनाव के टाइम पर जनता से वादे करते हैं, इसके लिए भी कोर्ट होना चाहिए कि इन्होंने ये वादे किए थे, इन चीजों को लेकर इलेक्शन लड़ा था, इसलिए इन्हें वोट दिया गया, अब इन्होंने कौन कौन से काम पूरे किए। सेकंड, इनसे अच्छी तो कमर्शियल इंडस्ट्री है। अगर आपने एड देखा हो, अगर आपको किसी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को बीट करना होता है तो उस पर लेबल लगा दिया जाता है या उसको छुपा के हिडन आइडेंटिटी की तरीके से, और वो भी बहुत
पोलाइट और रेस्पेक्टेड लैंग्वेज में उसके बारे में बात की जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये किस भाषा में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं? कमर्शियल इंडस्ट्री में देखो कि प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है तो कितने हिडन तरीके से, अगर वो कंपनी उसका नाम या लेबल एक्सपोज कर दे तो उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिना लेबल का होता है। हम यहाँ कुछ भी बोलते हैं, हाँ, गंदी भाषा बोलते हैं। हमारे देश में एक टीचर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है मिनिमम। एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला टीचर नहीं बन सकता, लेकिन देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। अभी कोरोना की वजह से इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, देश में इलेक्शन डिक्लेयर कर दो खाली, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई मजदूर सड़क पर घूमता नजर नहीं आएगा। देश में जितनी पैसे की कमी नजर आ रही है ना, 1 मिनट में सारी पैसे की कमी खत्म हो जाएगी देश की, इतना पैसा बाहर निकल कर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, देश में बहुत ज्यादा लोगों को सुधरने की जरूरत नहीं है। ये 5-7 हजार लोग सुधर जाए ना तो काफी है देश को सुधार करने के लिए, देश के सुधरने के लिए पर्याप्त है। अब जो आपका सवाल था कि मेरे फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है, मैं दिल से जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं उसमें 3 नाम है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री साहब, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर दूसरे नंबर पर सरदार पटेल, गजब के, मतलब क्लास है उनका एक। जब सरदार पटेल की डेथ हुई, वो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपए निकले। एक देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बैंक अकाउंट में ओनली 750 रुपीज। और फिर वाजपेयी साहब। ये 3 पॉलिटिकल लीडर ऐसे आए जिन्होंने सच में दिल को बहुत अच्छे से छुआ। बाकी तो सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इन पे प्रकाश डालें, सरदार पटेल जी के बारे में। क्या जानना चाहते हैं? जैसे गुजरात में इनका स्टैचू बना जिसमें 3000 करोड़ रुपीस लगे, तो इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं उठी। तो इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सरदार पटेल मेरे पसंदीदा व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद भी हैं। बहुत करीब से दिल को छुआ है उनकी जीवनियों ने। देखिए, 3000 करोड़ रुपीस का स्टैच्यू बनाना अच्छी बात है। सरदार पटेल साहब डिजर्व भी करते हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना किया कि वो बने। लेकिन मेरी हमेशा एक बहुत सिंपल सवाल होता है जो मैं अपने आप से करता हूँ। अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मेरे कपड़े पूरी तरह फटे हुए हैं और उस 1000 रुपये में मेरे को एक 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सकता हूँ मैं, या कपड़े खरीद सकता हूँ? व्हाट आई शुड डू फर्स्ट? शायद पहले मैं कपड़े खरीदूंगा बजाय 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने के। बिल्कुल। और अभी कोरोना लॉकडाउन ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि अभी भी हमारा देश जो बेसिक नीड कही जाती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें भी कहीं बहुत पीछे है। सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की एक बिल्कुल जो गहराई, डीप सिचुएशन है, उसकी तरफ फोकस करता है। वन वे इट इज राइट। अगर मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखता हूं तो सॉरी टू से, लेकिन हाँ, उससे देश का नाम बढ़ा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू, ऑलमोस्ट 600 फीट का स्टैच्यू वो बना है, एंड इट्स गुड। वहाँ पे टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा है और ऐसा हो पाता है, टूरिज्म से हम दोबारा से रिकवर कर पाते हैं, दैट इट्स गुड टू गो। बट सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या हैं एज कंपेयर टू क्यों बनाया जा रहा है उसके।